चलिए ब्रेक करते हैं द एक्सीडेंटल टूरिस्ट को। ये ऑथर का पर्सनल डिस्क्रिप्शन है अपने आप बारे में। वो बताते हैं कि उनको कुछ याद ही नहीं रहता, सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उनके थॉट ही डिलीट हो जाते हैं। वो मूवी देखते हुए भूल जाते हैं कि ये कैरेक्टर कौन था और ये कौन आया, अब ये इसको क्यों मार रहा है। वो बहुत कन्फ्यूजियस है, वो चीज़ों को इधर उधर रख देते हैं। कई बार तो उन्होंने पेन को सिर्फ मुंह में ऐसे रखा कुछ देर लिखने के लिए और पूरा एंग से एक बार ऐसा होने पर एक लड़की उनसे बात करने लगी थी। वो खुश हो गया तो बात कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली बाद में उन्हें पता चला कि वो तो इंक लगा हुआ था, दैट्स वाई वो मजे ले रहे थे उनके। तो ऐसा इनके साथ कई इंसिडेंट हुआ कि वो लीड ओपन कर रहे हैं और लीड ओपन करते ही सारी चीज़ें बाहर गिर गई हैं। कई बार ऐसा हुआ कि वो अपने शूलेस बांध रहे हैं और शूलेस बांधने के चक्कर में सीट पीछे हो गया और वो कहीं और गिरे पड़े हैं। तो कई इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके कारण ऑथर बताते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट माइंडेड पर्सन हूँ, चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, मेरे को कुछ याद नहीं रहता, सारी चीज़ें इधर उथल पुथल हो जाती है। इसीलिए अब मेरी बीवी मेरे को आराम से बिठाए रखती है, मेरे बच्चे सारे काम करते हैं और मैं कुछ भी नहीं करता। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं द चैप्टर अ हाउस इज़ नॉट अ होम को। स्टोरी स्टार्ट होती है जब एक टीनेजर अपने घर को जलते हुए देखती है। अनफॉर्चुनेटली उसका घर जल चुका होता है, वो लड़की बहुत डर जाती है। अब वो अपने घर से भागती है। उसने देखा कि मम्मा अपने उसी जले हुए घर में जा रही है। वो कितनी बार बचाने का प्रयास करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शी कुडंट डू एनीथिंग। अब उसे पकड़ लिया जाता है। अब वो स्ट्रगल करती है एक नए स्कूल में, एक नए एटमॉस्फेयर में। अब आइसोलेशन उसे फील होता है और उसे वो मिस करती है अपने कैट को, अपने पेरेंट्स को, जो कि सिर्फ मम्मा थी और मम्मा अभी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारी चीज़ें जल चुकी हैं, उनका कैट भी भाग चुका है। अब इस आइसोलेशन और मिसेस के कारण वो बहुत सैड होने लगती है, लेकिन रिवाइव तब होती है जब उसके फ्रेंड्स उसे बहुत हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, चीज़ों को ला के देते हैं और उसके साथ नॉर्मली बिहेव करते हैं। एवरीथिंग गेट्स बैक टू नॉर्मल जस्ट बिकॉज हर फ्रेंड स्टार्ट्स हेल्पिंग। अब शी इज़ नॉट अ गर्ल, आई मीन शी इज़ अ बॉय, तो आई मीन ही इज़ अ बॉय। अब वो इंपॉर्टेंस समझती है कम्युनिटी को और रेजिलियंस को। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं द चैप्टर लास्ट लीफ को। ये चैप्टर है जोंजी और स्यू के बारे में। ये ऐसा होता है कि प्लॉट ये है कि जोंजी बहुत इल है, बहुत इल, और उसको बिलीव है कि वो मर जाएगी। अब जो उनकी फ्रेंड है वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं होता, चिल, यू विल बी ऑल राइट विद इन फ्यू डेज। लेकिन जोंजी को पता है, वो ऐसा बोलती है कि सामने देख रहे हो वो पेड़, आई मीन उसके पत्ते, उसमें से जो लास्ट जो ब्रांच टाइप के जो पौधे होते हैं, उसका लास्ट लीफ जैसे ही गिरेगा मेरी मौत हो जाएगी। लेकिन उसकी मौत तो नहीं होती, क्योंकि जो हमारा पेंटर है ब्रेमन, उसने उस लीफ को हटा के वहाँ पेंटिंग कर दी थी, और जब तक वो पत्ता नहीं गिरता तब तक इसकी मौत नहीं होती, इसने खुद बोला था। अब इसकी मौत तो नहीं होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन बारिश हो रही होती है जिस दिन वो पेंटर पेंट कर रहा होता है उस पत्ते को, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है, लेकिन जोंजी की मौत नहीं होती। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं द चैप्टर हैप्पी प्रिंस को। हैप्पी प्रिंस पहले तो बहुत खुश था, लेकिन जैसे स्टैचू बन जाता है और एक टाइम के बाद, तो वो पूरे वर्ल्ड के सफरिंग को देख के बहुत सैड हो जाता है। अब दी हैप्पी प्रिंस को एक स्वैलो से मिलता है, जो कि एक बर्ड है। अब बर्ड को वो अपनी सारी चीज़ें दे देता है कि मेरी बॉडी सोने की है, मेरे पास मेरे पास एक्सपेंसिव मटीरियल्स हैं, वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इन लोगों को हेल्प करो, एवरी वन शुड बी हेल्प्ड। और स्वैलो जा कहीं और रहा था, लेकिन जस्ट बिकॉज प्रिंस ने उसे इतने अच्छे से रिक्वेस्ट किया तो उसकी बात मान लेता है और उसकी सारे गोल्ड के चीज़ों को जिससे उसकी बॉडी बनी थी और एक्सपेंसिव मटेरियल्स को सब डिस्ट्रीब्यूट कर देता उन लोगों में जिनको इनकी ज़रूरत थी और बहुत ज़्यादा सैड थे। तो अपने ज्वेल्स, गोल्ड, सब कुछ दे देता है, अब सब कुछ सेक्रीफाइस कर लेता है। अब स्वैलो की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, क्योंकि स्वैलो को वहाँ से जाना था, उस बर्ड को वहाँ से जाना था, उसको एक पर्टिकुलर कंडीशन में रहना था, लेकिन जस्ट बिकॉज वहाँ का कंडीशन उसे अच्छा नहीं लगा, उसकी मौत हो गई। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं द चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन एर्जामा को। ये स्टोरी है प्रशांत के बारे में, जो कि एक बहुत यंग लड़का है। डेवास्टेटिंग साइक्लोन आया उड़ीसा में, अब पूरा का पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब लोगों के पास उनका घर नहीं है, सबके सब होमलेस हो चुके हैं। प्रशांत भी अपने घर से बहुत दूर है, ही इज़ रियली अफ्रेड वेदर हिज पेरेंट्स आर अलाइव और नॉट। वो बहुत डरा हुआ है। फॉर्चुनेटली वो किसी तरह से अपने घर पहुंचता है, लेकिन वहाँ देखते हैं कि सबके सब डूबे हुए हैं, बहुत खतरनाक सिचुएशन है। लेकिन इस टाइम पे वो लोगों को गैदर करता है, उनकी हिम्मत बनता है, एंड ही गाइड्स एंड शोज हिज लीडरशिप टू एवरीवन। वो सब कुछ गाइड करता है, लोगों को हेल्प करता है, जो गवर्नमेंट फंडिंग्स दे रही थी उसे यहाँ तक पहुँचाता है। कितनी बार उसने लोगों को
ये कहते हुए हेल्प किया कि चलो खुद से काम करो तो आपको पेमेंट मिलेगा, एक दूसरे को हेल्प करो आपको पेमेंट मिलेगा, आपको खाना मिलेगा। इस तरह से पूरे विलेजर को हेल्प करता है और रिकवर करता है और रीबिल्ड करता है और अपनी लीडरशिप को दिखाता है। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं द चैप्टर द किंगडम ऑफ फूल्स को। ये चैप्टर बहुत पुरानी है जिसमें एक किंगडम था, ठीक है, जहाँ पे सबके सब बहुत ही ज़्यादा फुलिश थे। अब एक गुरु और डिसिपल उस जगह पे आता है। गुरु बोलता है मुझे यहाँ नहीं रहना, ये जगह अच्छी नहीं है, लेकिन डिसिपल बोलते हैं मेरे को यही रहना है और यहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती मिल रही है, मैं यहीं रहूँगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। गुरु बार बार समझाते हैं लेकिन डिसिपल नहीं मानता, वो वहीं रह जाता है। अनफॉर्चुनेटली डिसिपल किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के कारण राजा के द्वारा पकड़ा जाता है। अब जो वहाँ का किंग है वो उसे मारने वाला था, लेकिन फिर वहाँ पे गुरु को याद करता है, गुरु वहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है और एक मस्त सा प्लान बनाते हैं कि सुनो जो भी अभी मरेगा ना वो राजा बन के आने वाला है, मेरे को मार दो, मेरे को मार दो। अब राजा बोलता है अच्छा तुम लोग मरोगे, तुम राजा बन जाओगे ना, मेरे को मार दो। राजा किंग खुद चाहता है कि उसकी मौत हो जाए ताकि वो फिर से राजा बन के आए, क्योंकि ये बाबा बहुत 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 पहुंचे हुए थे। अब अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली किंग की डेथ हो गई और सब कुछ अच्छे से हो गया। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं द चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर को। ईश्वरन और हिज मास्टर जिसका नाम है महेंद्र। ईश्वरन एक लोकल पर्सन है जो कि काम करता है महेंद्र के यहाँ पे। अब होता क्या है उसमें स्किल है दैट ईश्वरन जब भी कुछ बोलता है तो इस तरीके से बोलता है कि सब उसे फैसिनेट हो जाते हैं। अब कैसे लोग, कई लोग हमारे यहाँ होते हैं जो कि नॉर्मल चीज़ों को भी इतने एक्साइटमेंट के साथ बोलते हैं कि हमें फैसिनेशन हो जाता है, सुनने में बहुत मजा आता है। अब ईश्वरन का ये स्किल ऑफ स्टोरी टेलिंग इतना ज़बरदस्त था जिसके कारण महेंद्र भाग जाता है। होता क्या है कि वो एक स्पूकी स्टोरी बताता है महेंद्र को कि यहाँ पे पहले भूत हुआ करते थे, ये जगह बहुत हॉन्टेड है, और उसे रात में डराता भी है। अनफॉर्चुनेटली महेंद्र को ये सब अच्छा नहीं लगता, उसे सच में भरोसा हो जाता है दैट दिस प्लेस इज रियली हॉन्टेड एंड देयर कुड बी सम अनफॉर्चुनेट दैट कैन हैपन टू हिम। वो ये डर के कारण वहाँ से भाग जाता है और महेंद्र को रियलाइज़ होता है कि महेंद्र का ईश्वरन का स्टोरी टेलिंग बहुत पावरफुल है। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं द चैप्टर एडवेंचर ऑफ टोटो को। चैप्टर है एक टोटो के बारे में। टोटो वो नहीं, टोटो का मतलब एक टाइप का छोटा मंकी है जिसका नाम टोटो रखा गया, बहुत मिस्चीवियस है। ग्रैंडफादर ने परचेज किया था एक लिमिटेड कॉइन में, लेकिन उसे हाफ में ही सेल करना पड़ा, इतना मिस्चीवियस था। हुआ क्या, इंसिडेंट ऐसा हुआ कि ग्रैंडफादर ने टोटो को घर लाया। अब टोटो पूरा हैवॉक कर दिया पूरे घर में। ही स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग एवरीवन, एवरीथिंग। ही स्क्रैचेस द वॉल, ही डिस्ट्रॉय द क्लॉथ्स, ही समटाइम्स throws the plates upon people, sometimes he throws water upon people, he tears out the sari that has already been worn by someone, so पूरा हैवॉक कर दिया। अब जो डैमेज है वो लगातार होने लगी। इससे बचने के लिए इवेंचुअली इसे सेल कर दिया गया उसी टैंकर ड्राइवर के पास जिससे ये परचेस किया गया था। इस स्टोरी में आप देखोगे कि मिस्चीवियसनेस क्या होती है, एक ह्यूमन इमोशन क्या होता है और एक एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, लेकिन ह्यूमन एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के बाद उसे फेड अप हो जाता है। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं द चैप्टर इफ आई वर यू, जो कि लास्ट चैप्टर है आपके बिहाइव का। होता क्या है इसमें, कैरेक्टर्स हैं गैरेज एंड इंट्रूडर होता है। गैरेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही अजीब सा आदमी है, बहुत इसमें हिडन टैलेंट्स हैं, बहुत हिडन कैरेक्टरिस्टिक हैं और बहुत कोल्ड रिप्लाईज देता है। इंट्रूडर होता क्या है, प्लान करता है गैरेज को मारने की और उसकी आइडेंटिटी कैप्चर करने की, लेकिन गैरेज का क्लेवरनेस, उसका इंटेलिजेंस ये चीज़ों को बचा लेता है। इसी बीच जो कॉन्वर्सेशन होने वाला है वो बहुत फनी होने वाला है। किसी तरह से गैरेट की बहुत बुरी तरह से इंट्रूडर की बहुत बुरी तरह से डेथ होने वाली है, लेकिन ट्विस्ट क्या होता है कि जो गैरेट है वो इंट्रूडर को मार भी डालता है, बट इन सच वे जो कि बहुत फनी है। आपको इस स्टोरी को पढ़ना चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज। ट्विस्ट क्या है इसमें कि अपने क्लेवरनेस के कारण गैरेट अपनी जान बचा लेता है। रेजोल्यूशन फिर होता है, पुलिस आती है और अरेस्ट कर लेती है इंट्रूडर को और गैरेट सेफ होता है। चलिए शॉर्ट ब्रेक डाउन करते हैं द चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड को, जो क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट है। स्टोरी है एक छोटे बच्चे के बारे में जो एक फेयर पे विजिट करता है अपने पेरेंट के साथ। अब पूरी ऑब्जर्वेशन के साथ वो वट एवर ही सीज ही गेट्स फैसिनेटेड विद दैट। जो भी देखता है एकदम उसको अच्छा लगने लगता है। अब वो खो जाता है क्राउड में, एक्सपीरियंस करता है डर, फियर, अफ्रेडनेस, एंग्जाइटी को। ये सारे इमोशन मिलकर उसे कंफ्यूज करते हैं। अब लेकिन अब फ्यूचर में जब वो एक आदमी से मिलता है और वो अपने पेरेंट्स से खो चुका है, अब वो आदमी उसे बोलता है कि जस्ट टेल मी क्या चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें शांत रखूंगा, मैं तुम्हें काम कर
देता हूँ, पहले शांत हो जाओ। अब इससे पहले ये छोटा लड़का ही लाइक्ड एवरीथिंग, जो भी वो देखता था वो उसे पाना चाहता था, जस्ट बिकॉज हिज पेरेंट्स नहीं दे सकते थे, वो उसने अपने पेरेंट्स को बोला भी नहीं वो देने के लिए। लेकिन फ्यूचर में जब वो जब पेरेंट्स से ही दूर हो जाता है तो ही स्टार्ट्स डिसलाइकिंग एवरीथिंग एंड ही जस्ट वांट्स हिज पेरेंट्स। एवरी टाइम ही कीप सेइंग दैट आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर, ही कीप सेइंग दिस। ये नरेट करता है ये चीज़ों को कि ह्यूमन एक्सपीरियंस कैसी होती है, एक छोटे बच्चे का थॉट प्रोसेस कैसा होता है। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं द चैप्टर काठमांडू को। काठमांडू बोला किसके थ्रू गया है, इन्होंने लिखा क्या, विक्रम सेठ नाम है उनका। जो नरेटर हैं वो एक्सप्लेन करते हैं काठमांडू के प्लेसेस को और वहाँ के विजिट को। वैसे ट्रैवल करते हैं काठमांडू नेपाल में, वो देखते हैं डिस्क्रिप्शन जो बहुत विविड होता है, अलग अलग टाइप के। दो जगहों पे वो जाते हैं और दोनों जगहों पे एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन बताते हैं। पहला बताते हैं कि जब वो पशुपतिनाथ गए थे तो बहुत ज़्यादा क्योर्स हो रहा था, शोर हो रहा था, लोगों में एकदम एक्साइटमेंट थी। जहाँ कि वो जब बौद्धनाथ स्तूप जाते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत शांति, स्टिलनेस, कामनेस, सॉलिट्यूड है। इन दोनों एक्सपीरियंसेस को इस ऑथर ने बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है। साउंड, फीलिंग्स, टेम्पल्स, जो मंकीज़ की फाइट, लोगों का भरोसा, विश्वास, कोलगेट, सॉरी नहीं, तो ये चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से दिखाई गई है और वो फिर अपनी जर्नी से वापस आ जाते हैं। इस तरह स्टोरी एंड हो जाती है। चलिए बात करते हैं द चैप्टर बॉन्ड ऑफ लव की। ये नरेटर के थ्रू ही नरेट किया गया है। इसमें आपको फर्स्ट पर्सन देखने को मिलेगा आवाज़ में। आप ये देखोगे कि एक कैरेक्टर जो कि नरेटर है हमारे, अपने वाइफ से बहुत प्यार करते हैं और वो एक छोटा बियर लाते हैं और उसका नाम रखा जाता है ब्रूनो। अब ब्रूनो इंसिडेंट के थ्रू रेस्क्यू किया गया था क्योंकि गलती से ऑथर के फ्रेंड ने ब्रूनो के पेरेंट को मार डाला था अनफॉर्चुनेटली। अब ऑथर ने उसे रेस्क्यू करके अडॉप्ट कर लिया और ब्रूनो नाम रखा। बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग था कि वो बहुत कुछ खाता था, लोगों के साथ खेलता था, एंजॉय करता था अपनी लाइफ को। लेकिन एक टाइम के बाद जब ब्रूनो बड़ा होने लगा तो लोगों, सोसाइटी ने इसे अनएक्सेप्टेबल प्रेफर किया और फिर इसे वापस एक जू को दे दिया गया। लेकिन जू में रहने के बाद ब्रूनो की हालत बहुत ख़राब हो गई और ऑथर की वाइफ की हालत भी बहुत ख़राब हो रही थी। अब दोनों के रिक्वेस्ट पे दोनों को मिलाया गया, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पेस उसके लिए बनाया गया, एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे कि वो ब्रूनो आराम से रह सकता था। स्टोरी खत्म हो जाती है। चलिए बात करते हैं द चैप्टर रीच फॉर द टॉप की। ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट 1 है हमारे संतोष यादव के बारे में और दूसरा है मारिया शरापोवा के बारे में। संतोष यादव का कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि वो माउंटेनियर बनने वाली है। उसके चैलेंजेस क्या होते हैं कि सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उसे रहना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर से दूर जाती है, जैसे ही शी गोज अवे फ्रॉम हाउस, शी हैज़ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। वो इंस्पायर होती है माउंटेन पे चढ़ रहे लोगों से। वो पूछती भी है कि क्या मैं आपको अकॉम्पनी कर सकती हूँ। और उसके बाद जब वो घर आने वाली थी उससे पहले ही वो और कोर्सेज करने लगती है माउंटेन क्लाइंबिंग से जुड़ा हुआ। अब अचीवमेंट उसको क्या मिलता है कि फर्स्ट वुमेन बनती है जो कि माउंट एवरेस्ट को ट्वाइस चढ़ चुकी है, दो बार। इंस्पिरेशन आपको क्या इससे मिलता है? इनकरेज हमें करना चाहिए वुमेन को इन ऑर्डर टू ब्रेक द कल्चरल बैरियर्स एंड इन ऑर्डर टू फॉलो देयर ड्रीम्स। इसमें इस चैप्टर में इसके डिटर्मिनेशन, इसके थॉट प्रोसेस, इसके इन कैरेक्टर्स को ग्लोरीफाई किया गया है। दैट्स इट। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं द चैप्टर द चाइल्डहुड को। द माई चाइल्डहुड जो है द हाइव का चैप्टर 6, ये है एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। एपीजे अब्दुल कलाम का बर्थ हुआ था रामेश्वरम तमिलनाडु में और बचपन से ही ये एथिक्स के बहुत तगड़े थे। इनके पापा का डिसिप्लिन और माँ की ममता, इन दोनों ने इसे बहुत इंस्पायर किया। बहुत हम्बल और रिलीजियस फैमिली से थे। इनके घर में इतने लोग खाना खाने आते थे जितने कि उनके घर में फैमिली मेम्बर नहीं थे। उन्होंने अपने पापा से वैल्यू सीखा, हार्डवर्क का, ह्यूमैनिटी का और रिस्पेक्ट का। इन्फ्लुएंस इनके मम्मा का बहुत ज़्यादा था। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में इनका फैमिली आगे बढ़ा। वैसे ऐसी भी नहीं थी कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा गंदी थी। इन्होंने साफ साफ बोला है कि आई वाज फाइनेंशियली गुड। मेरे क्लॉथ्स, मेरी फूड, मेरे कंप्लीट चीज़ों का ख्याल रखा जाता था। लेकिन आई वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। ये अपने घर से जब दूर जाने वाले थे तो मम्मा ने मना किया था, लेकिन पापा ने बोला कि इट्स नॉट इन योर सुपरविजन, ये गॉड का बनाया हुआ है और आगे जाएगा ही।
चलिए ब्रेक करते हैं द चैप्टर पैकिंग को, जो बीहाइव का चैप्टर 7 है। वैसे इसमें 3-4 कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत ह्यूमरस स्टोरी है, बहुत ही ज़्यादा। जॉर्ज, हैरिस, ये सब मिलके आपको बहुत हंसाने वाले हैं। इंसिडेंट होता क्या है कि लोग पैकिंग करने वाले होते हैं एक ट्रिप की। अब जो पैकिंग की ट्रिप होने, मतलब ट्रिप के लिए पैकिंग होने वाली है, उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमर होने वाला है, क्योंकि कई बार संतरे के ऊपर डॉग बैठने वाला है, कई बार चीज़ के ऊपर हैरिस बैठ जाएगा, या फिर चीज़ों को इतना ह्यूमरस इसमें बनाया गया है। हमारा डॉग भी बहुत फनी होने वाला है। ही इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ही इज़ गोइंग टू स्पॉइल थिंग्स दैट आर बीइंग पैक्ड। वो बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ करने वाला है, और इन बदमाशियों के कारण इस पूरे चैप्टर में ह्यूमर आता है, और ये रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन नेचर को और इनएफिशिएंसी को। ऑथर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, इसमें वो और ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं इसी रीज़न से। डॉग इसमें और ज़्यादा क्योर्स करता है। दैट्स इट। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं द स्नेक एंड द मिरर चैप्टर 9 बीहाइव का। अब कैरेक्टर्स में है होम्योपैथ के एक डॉक्टर बहुत फनी है, बहुत ह्यूमरस है। सेटिंग है डॉक्टर का रेंटल रूम। वो बताते हैं एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे हाथों और पैरों में सांप लपेट लिए हों? बिल्कुल ऐसा हुआ था डॉक्टर के साथ। डॉक्टर बताते हैं कि बहुत पहले की बात है, जब मैं बहुत गरीब हुआ करता था, आई वॉज नॉट रियली हैविंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। उस टाइम पे मेरे घर में एक सांप था, उसने डायरेक्टली मेरे पे अटैक किया था। मेरे कंधे पे इस तरह था जैसे आई वॉज अबाउट टू डाई एनी मोमेंट। लेकिन उन्होंने अपने गॉड को याद किया, उन्हें बहुत कुछ डिसाइड किया। उन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि मैं क्या करने वाला हूँ फ्यूचर में, मेरी कैसी वाइफ होगी, मैं क्या क्या करने वाला हूँ। लेकिन सारे डिसीजन उस टाइम पे बंद हो गए थे, क्योंकि ही वॉज अबाउट टू डाई। लेकिन किसी तरह से स्नेक चला जाता है, और ये डॉक्टर नॉर्मलाइज हो जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से। लेकिन घर से बाहर जाने के बाद घर से वापस आते हैं तो घर के सारे सामान ही गायब है। एवरीथिंग वाज स्टोलन। यही थी चैप्टर। चलिए बात करते हैं द चैप्टर द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड की। चैप्टर है एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। बॉर्न हुआ, इनके बर्थ हुई थी जर्मनी में। बहुत क्यूरियस थे, टीचर से बहुत झगड़ा होता था, बहुत स्ट्रगल हुआ स्कूल में। लेकिन फिर भी ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स को लेके इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते थे कि जब इनके बहन का बर्थ हुआ था तो उन्होंने सीधा पूछा था कि अच्छा ठीक है, शी इज़ माई सिस्टर, इसके व्हील्स कहाँ हैं, चक्के कहाँ हैं इसके। तो इन चीज़ों के कारण इन्हें ब्रदर बोरिंग भी बोला जाता था, क्योंकि बहुत बोरिंग थे, लोगों से बहुत कम बात करते थे, लेकिन बहुत इंटरेस्टेड थे साइंस को लेके। इनका एजुकेशन कंप्लीट हुआ तब जब इन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स से अपनी स्टडी पूरी की। कैरियर में ये बहुत ज़्यादा हुई। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण जाने जाते हैं, और भी बहुत सारे थ्योरीज इन्होंने दिए हैं। नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया 1921 को, और उसके बाद इन्होंने अपनी साइंस की इन्वेंशन छोड़ के पीस के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। कितनी बार लोग, उन्होंने बड़े बड़े लीडर्स को लेटर लिखा, लेकिन फिर भी बहुत सारे ट्रेजिक इवेंट्स होने के कारण इन्होंने ये सब भी छोड़ दिया। हैं द चैप्टर लिटिल गर्ल को। नाम है गर्ल का केजिया। पापा से बहुत ज़्यादा डरती है, पापा से उसने बहुत बार बात करने की कोशिश की, लेकिन पापा का कैरेक्टर इतना खतरनाक है कि केजिया को बहुत डर लगता है। वो एक यंग गर्ल है, लेकिन पापा उसके लिए मॉन्स्टर दिखते हैं, दिखने में भी बहुत खतरनाक है। अब अपने स्ट्रिक्ट फादर से वो बहुत डरती है। पापा भी इस तरीके से बात करते हैं कि बच्ची को बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक बार का इंसिडेंट है कि केजिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट शीट ऑफ पेपर जिसमें पापा का स्पीच था, उसे फाड़ दिया। क्यों फाड़ा भाई? क्योंकि पापा से उसे एक अच्छा रिलेशन बनाना था। वो एक क्वेश्चन, एक पिलो बनाना चाहती थी, लेकिन पिलो के अंदर कुछ डालने के लिए था ही नहीं। तो उसने क्या किया, पेपर्स को फाड़ के उसमें रख दिया और प्रेजेंट किया। लेकिन पापा तो और गुस्सा हो गए, क्योंकि उनके इंपॉर्टेंट पेपर्स फट गए। एक बार का और इंसिडेंट है जब पापा अकेले घर में थे और कोई नहीं था, लेकिन पापा ने इस तरीके से बिहेव किया उसके साथ कि उसे अच्छा लगने लगा। उसने सोचा कि नहीं, पापा खराब नहीं होते यार, पापा अच्छे होते हैं, जस्ट बिकॉज ये बहुत काम करते हैं, हमारे लिए इतना हार्डवर्क करते हैं, इनका कैरेक्टर इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है। मेरे पापा सच में स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत प्यारे हैं। द फन दे हैड चैप्टर सेट हुआ है 2157 में। कैरेक्टर्स में है मार्गी जो 11 साल की है, टॉमी जो 13 साल का है। डिस्कवरी होती है एक बुक की जो करता है टॉमी। उसमें लिखा होता है पुराने एजुकेशन सिस्टम के बारे में, लेकिन उस टाइम पे जो मार्गी और टॉमी पढ़ाई करते थे वो पढ़ते थे मैकेनिकल टीचर के थ्रू। अब मार्गी का एक इशू है। इशू क्या है भाई? कि उसको मैकेनिकल टीचर अच्छे नहीं लगते। अब उसके पुअर जियोग्राफी के ग्रेड्स हैं वो लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। अब काउंटी इंस्पेक्टर आता है, वो काउंटी इंस्पेक्टर जो कि उस मशीन मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए आता है और उसे ठीक कर देता है। अब ओल्ड स्कूल के बारे में मागी उसमें पढ़ती है और बुक डिस्क्राइब करता है कि पहले ह्यूमन टीचर थे, वो हंसाते थे, पढ़ाते थे। अब मागी का फैसिनेशन बहुत ज़्यादा इसमें हो जाता है। वो सोचती रहती है कि पहले के बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, और इस तरह से मागी रिफ्लेक्ट करती है। जिस टाइम पे क्लास चल रही होती है उस टाइम पे उसका इमेजिनेशन चल रहा होता है पास्ट में। इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो जाती है।
ब्रेक डाउन करते हैं द चैप्टर बिस्मिल्लाह खान को। बिस्मिल्लाह खान चैप्टर है रिलेटेड टू शहनाई, और ये चैप्टर स्टार्ट होती है, बहुत पुरानी बात है, जब शहनाई का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था। पहले पुंगी हुआ करती थी, लोग अभी बोलते हैं ना पुंगी बजा दूंगा तेरी। पुंगी बहुत ही ज़्यादा अननोइंग साउंड क्रिएट करता था। अब हुआ क्या कि एक नाई थे, उन्होंने इसे इतना इम्प्रूव कर दिया और बजाया एक शाह के चैम्बर में। तो शाह खुश होकर बोले अच्छा एक काम करते हैं, इसका नाम ही रखते हैं शाह के चैम्बर में एक नाई ने बजाया, ठीक है शहनाई इसका नाम है, शहनाई। और धीरे धीरे ये शहनाई बन गया। अब हर जगह पे इसकी पॉपुलैरिटी होने लगी, सब बजाने लगे। बिस्मिल्लाह खान इसे देख के बहुत इंस्पायर हुए, क्योंकि इनके पापा जिनका नाम था पैगंबर बख्श खान और इनके ग्रैंड पा जिनका नाम था रसूल बख्श खान, ये सब इंटरेस्टेड थे म्यूजिक में, और ये भी शाह के वहाँ पे जाके ये प्ले करते थे। अब इससे इंस्पायर होके ये इतना ज़्यादा अच्छे बीट्स बजाने लगे कि अब लोगों में इनका बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा। ऑल इंडिया रेडियो में ये गए, इन्होंने पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न सारे अवार्ड्स कैप्चर किए। इन्होंने बोला कि हमारे इंडिया के लोगों को म्यूज़िक में इंटरेस्ट लाना चाहिए। एक बार तो इनको पूछा गया इनके स्टूडेंट के थ्रू कि क्यों नहीं आप अमेरिका आ जाते हो। उन्होंने बोला अमेरिका जाना है, ठीक है यहाँ से गंगा ले चलो, यहाँ की सराउंडिंग ले चलो, मैं चला जाऊँगा अमेरिका। बहुत बार इनको बॉलीवुड में बुलाने के लिए बोला गया, कितनी बार इन्हें रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन 2 मूवी के अलावा, पहला मूवी जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई, और दूसरा मूवी जो कि था दिल का खिलौना है टूट गया, इन दोनों मूवी के अलावा इन्होंने कोई और मूवी में पार्टिसिपेशन नहीं किया। इनका स्ट्रिक्टली ये कहना था कि अभी का जो बॉलीवुड का ग्लैमर है उसके अकॉर्डिंग मैं सूटेबल नहीं हूँ। इस तरह से ये चैप्टर फिनिश होती है।